हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीड एंड सोइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सीड क्या होता है, सीड रेट क्या होता है, सोइंग एंड देन मेथड्स ऑफ सोइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सीड? तो फ्लावर में जो ओवरी वाला पार्ट होता है उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वही ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सीड क्या हुआ? सीड इज दी राइप फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एंड यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का काम कौन करता है? तो सीड। फिर सीड में 3 इंपॉर्टेंट मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें सीड कोट हो गया सबसे पहला, देन एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। जैसे डायग्राम में शो हो रहा है, इसमें जो सबसे आउटर वाला कवरिंग है इसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट। उसके अंदर जो लेयर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ये एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। ठीक है, तो एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना और फूड प्रोवाइड करना। फिर नेक्स्ट है सीड कैसे होना चाहिए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड। ठीक है, तो सीड जो है वो जेनेटिकली प्योर होना चाहिए। ठीक है, वाइबल होना चाहिए और हाई ईल्डिंग पोटेंशियल होना चाहिए उसमें, मतलब उसकी पैदावार अच्छी होनी चाहिए। उसमें कोई भी सीड बॉर्न डिजीजेस ना हो। ठीक है, उससे हमारा प्लांट अफेक्ट ना हो, उसमें पेस्ट इन्फेक्शन ना हो। सीड जो है वो क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई भी वीड का सीड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ओके, और वो उसमें कोई भी सीड जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। उसका जितना यूनिफॉर्म साइज़ होना चाहिए, वेट होना चाहिए, जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड होता है वो उतना प्रेजेंट होना चाहिए। फ्रेश होना चाहिए, या बोल सकते हैं उसका प्रॉपर एज होना चाहिए, जितना उसको मैच्योरिटी चाहिए उतना सीड वाइबल होना। ठीक है, फिर उसके बाद है सीड में मॉइस्चर जो है वो ऑप्टिमम होना। ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। फिर हाई जर्मिनेशन प्रेजेंट होना चाहिए और रैपिड ग्रोथ होना चाहिए उसमें। जब उसको हम लोग सोइंग करें तो उसमें ग्रोथ होना चाहिए। फिर अच्छी क्वालिटी के सीड यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? अच्छी क्वालिटी के जैसे हम सीड यूज़ करेंगे तो जो जर्मिनेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब जितना हम लोगों ने सीड लगाया है, सोइंग किया है, उतना प्लांट हमको, जितना प्लांट पॉपुलेशन चाहिए उस हिसाब से हम सीड लगाए हैं तो उतना हमको प्लांट पॉपुलेशन मिलेगा, तो हम लोग को उसके बाद दोबारा रीप्लांटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सीड की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो वीड और डिजीज़ को है रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वो सप्रेस नहीं कर पाएगा जो हमारा प्लांट है उसके ग्रोथ को। अच्छी क्वालिटी के सीड यूज़ करेंगे तो हमको जो ईल्ड है, लास्ट में जो हमको ईल्ड मिलता है, जो पैदावार होती है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। उसमें हम जितना भी फर्टिलाइजर्स या न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करेंगे उसको वो अच्छे से रेस्पॉन्ड कर पाएगा, मतलब वो अच्छे से उसको यूज़ कर पाएगा। फिर लास्ट में जो हमारा ईल्ड होगा, जो भी हमारा प्रोड्यूस होगा, उसकी जो क्वालिटी होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी, तो उसकी मार्केटेबिलिटी भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट है कि सीड रेट क्या होता है। एक यूनिट एरिया में या एक सैम्पल एरिया में, या फिर बोल सकते हैं कि एक हेक्टेयर एरिया में कितना हमको सीड चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सीड रिक्वायर्ड फॉर सोइंग इन एनी यूनिट एरिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे सीड रेट। तो सीड रेट किन किन की चीज़ों पर डिपेंड करेगा? तो वहाँ का प्लांट पॉपुलेशन, मतलब वो जो भी क्रॉप है उसका प्लांट पॉपुलेशन, फिर नंबर ऑफ सीड्स पर हिल, टेस्ट वेट और जर्मिनेशन परसेंटेज पे। नीचे सीड रेट का फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है प्लांट पॉपुलेशन। तो प्लांट पॉपुलेशन का मतलब हो गया एक हेक्टेयर एरिया में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो एक हेक्टेयर एरिया में ऑप्टिमम कितना प्लांट पॉपुलेशन हो गया वो। फिर नंबर ऑफ सीड्स पर हिल, देन टेस्ट वेट। टेस्ट वेट मतलब जैसे जो भी सीड्स छोटे छोटे साइज़ के होते हैं उनके लिए 1000 सीड का वेट कितना है, और बड़े सीड के लिए 100 सीड्स का वेट कितना है। ठीक है, तो हो गया वो उनका टेस्ट वेट। फिर इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू 1000 इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज। तो जर्मिनेशन परसेंटेज मतलब हो गया कि अगर हम लोग 100 सीड्स को सोइंग कर रहे हैं तो उसमें से कितना सीड जो है जर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, कुछ सीड उसमें थोड़े बहुत डैमेज तो होंगे, अब ऐसा तो नहीं है कि 100 सीड लगाएंगे तो वो 100 का 100 ही ग्रो करेगा। तो अगर उसमें से 96 या 98 ग्रो कर रहा है तो उसका 96% या फिर 98% उसका जर्मिनेशन परसेंटेज हो गया। कुछ वीडियोस इसके आगे होंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग इसका देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं सोइंग क्या होता है।
सोइंग मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि सीड को हम लोग सॉइल में लगाएंगे तो वो जर्मिनेट करेगा और ग्रोथ करेगा, तो वो हो गया सोइंग। ठीक है, फिर एक वर्ड होता है प्लांटिंग, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो इसलिए हम लोग देख लेते हैं प्लांटिंग क्या होता है। तो प्लांटिंग मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट, जैसे कि सीडलिंग हो गया या कटिंग्स हो गया या राइजोम, क्लोन्स, ट्यूबर्स, इन सारी चीज़ों को जब हम यूज़ करेंगे ना ग्रोथ के लिए या न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो उसको हम लोग प्लांटिंग बोलते हैं। और सोइंग में हम लोग क्या करेंगे, सीड्स का यूज़ करेंगे। ओके, अब देखते हैं मेथड्स ऑफ सोइंग। अब हम लोग सोइंग जो करते हैं वो किन किन मेथड से हम लोग कर सकते हैं। तो पहला है ब्रॉडकास्टिंग, सेकेंड वन इज़ डिबलिंग, थर्ड इज़ सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लाउ, ये मैनुअल या मैकेनिकल दोनों हो सकता है, फोर्थ इज सीड ड्रिलिंग एंड फिफ्थ इज नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग। तो पहला है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब होता है रैंडम ऐसे सीड जो है उनको छिड़कना सॉइल में। ठीक है, ये बहुत मतलब ऐसी बस कीट को हम लोग स्कैटर कर देते हैं। इसके लिए हम लोगों को स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्कैटरिंग के लिए उनको ही पता होता है कि कितना सीड को कैसे थ्रो करना है। ठीक है, इसको हम लोग मोस्टली फॉलो करते हैं स्मॉल से मीडियम साइज के सीड के लिए। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी मेथड को यूज़ किया जाता है, क्योंकि सबसे इजी और चीपेस्ट होता है। इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। ठीक है, कम टाइम भी लेगा, कम लेबर भी लगेगा और चीप होगा। इसमें किसी भी मशीन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए हमें स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है। ओके, यहाँ पे एक फील्ड में एक पर्सन को दिखाया गया है जो सीड को ऐसे स्कैटर कर रहा है। ये हो गया ब्रॉडकास्टिंग मेथड। जब सीड्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं तो उनको मतलब ऐसे थ्रो करने में थोड़ा हैंडलिंग करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस केस में जैसे हम लोग सैंड को यूज़ करते हैं उसमें मिक्स करने के लिए, उसके बाद उसको स्कैटर करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है सीसेमम सीड। सीसेम सीड्स को हम लोग क्या करेंगे, 1:15 या फिर 1:10 रेशियो में सैंड मिक्स करेंगे और उसके बाद उसको हम लोग ब्रॉडकास्ट करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद सीड को हम लोग जेंटली कवर कर देते हैं, या तो कंट्री प्लाउ से या फिर थोड़ा हल्का फुल्का प्लविंग करके। ओके, फिर इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो जितने भी हम सीड ब्रॉडकास्ट करेंगे, ऐसे स्कैटर करेंगे, उसका 100% कॉन्टैक्ट सॉइल से नहीं होता, तो 100% जर्मिनेशन हमको नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमको सीड रेट भी ज़्यादा चाहिए रहता है। ठीक है, और जो भी डिज़ायर डेप्थ है, मतलब जितना हमको डेप्थ में उसको सोइंग करना है उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अच्छे से वो जब में सॉइल के अंदर नहीं होगा सीड, तो उसके वजह से लॉजिंग हो जाता है, जो क्रॉप है वो गिर जाता है, फॉलिंग डाउन। ठीक है, ये सबसे कॉमन हो जाता है ब्रॉडकास्टिंग में। फिर नेक्स्ट है डिबलिंग। तो डिबलिंग में क्या होता है कि जैसे जो भी सीड्स हैं उनके लिए मतलब जिस भी क्रॉप के लिए जितना भी स्पेसिंग रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, उतना स्पेसिंग को मेंटेन करते हुए और जितना भी डेप्थ होता है उतने डेप्थ का हम लोग होल करते हैं, या तो डिबलर से या फिर हैंड से ही, और उसमें हम लोग सीड्स को प्लेस करते जाते हैं। ये थोड़ा लेबोरियस वर्क हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, और इतना ज़्यादा लेबोरियस वर्क होने की वजह से एक्सपेंसिव भी हो जाता है। ब्रॉडकास्टिंग के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, पर इसमें जो सीड रेट है वो हमको मतलब जितना चाहिए रहता है, जितना हमको प्लांट चाहिए उसी के अकॉर्डिंग सीड रेट भी होता है। तो बहुत ज़्यादा सीड्स की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसमें यूनिफॉर्म जर्मिनेशन भी पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, जितना हमको प्लांट पॉपुलेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म जर्मिनेशन भी होता है, क्योंकि जितना भी उसको सीड के लिए स्पेसिंग चाहिए, डेप्थ चाहिए, वो सारा चीज़ इसमें हम मेंटेन कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है सीड ड्रिलिंग। सीड ड्रिलिंग में हम लोग कुछ इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि सीड ड्रिल हो गया या सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल, इसको यूज़ करते हैं और इसमें हम लोग सीड और फर्टिलाइज़र दोनों को एक साथ भी अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जितना भी डेप्थ चाहिए उतना में सीड को प्लेस करते हैं और फिर सॉइल से कवर करके उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल यूज़ करते हैं तो जो भी मैन्योर या फर्टिलाइज़र होगा वो पहले सॉइल में उसको डालेंगे, एंड देन जो भी मशीन से ही उसमें सॉइल में जाएगा, उसके बाद फिर उसमें सीड को प्लेस करेंगे। और इसमें ये ध्यान देना होता है कि जो सीड है और फर्टिलाइज़र है वो दोनों कांटेक्ट में ना हो। इसमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, और क्योंकि इसमें मशीन लगता है तो इसमें कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ठीक है, पर इसमें जो प्लांट पॉपुलेशन है वो प्रॉपरली जितना चाहिए उतना मेंटेन्ड रहता है। ठीक है, और जो रोज़ हैं वो इसके अकॉर्डिंग रहते हैं, सेट रहते हैं, इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती है वो सारी फुलफिल्ड हो जाती हैं।
यहाँ पर दिया हुआ फिगर में सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल, फर्स्ट फिगर इज़ फॉर द सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल, ठीक है, ये मशीन है। एंड दिस वन इज सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल, इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो भी फर्टिलाइज़र है और सीड है वो दोनों साथ में सॉइल में प्लेस होते जा रहा है। नेक्स्ट वन है सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लाउ। इसमें क्या होता है कि हम कंट्री प्लाउ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब प्लविंग होता है तो रिज और फरो जैसा एक बन जाता है शेप। तो ये जो है गया ऊपर वाला ये रिज और ये जो हो गया फरो, ठीक है। तो ये जो गड्ढा जैसा एरिया बन गया, इसमें या तो उसी के साथ प्लविंग के साथ साथ ही सीड को ड्रॉप करते जाएंगे इन दोनों में, ठीक है। या तो उसके साथ साथ ही ड्रॉप करते जाएंगे या फिर उसके पीछे कोई एक आदमी खड़ा रहेगा और वो सीड्स को उसमें सोइंग करते जाएगा, ठीक है। फिर जब जो प्लाऊ है वो दोबारा जो नेक्स्ट एडजेसेंट फरो जब वो करेगा, ठीक है, जब नेक्स्ट प्लविंग करेगा उसके बाद, तो ये जो फरो वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो रिज वाला पोर्शन है इसमें जो सॉइल प्रेजेंट है वो इधर आ जाएंगे और ये जिसमें जो सीड है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में ये सीड जो है वो कवर हो जाएगा। इससे हम लोग इसमें सोइंग करते हैं। इसमें जो डेप्थ ऑफ सोइंग होता है, जो जितना हमको डेप्थ चाहिए सीड के लिए सोइंग करने के लिए, वो जो है हम लोग प्लाऊ जो है प्लाऊ फरो उसके डेप्थ के अकॉर्डिंग हम लोग मेंटेन कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है डायग्राम कंट्री प्लाउ को यूज़ करते हुए कैसे यहाँ पर सीड सोइंग करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसप्लांटिंग। तो इसमें दो कंपोनेंट होता है। ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए पहले हमको नर्सरी प्रिपेयर करना होता है, ओके। तो पहले नर्सरी प्रिपेयर करेंगे, फिर वहाँ पे मतलब कम एरिया में प्लांटिंग कर लेंगे, पहले सीड्स को ग्रो कर लेंगे। तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है क्योंकि कम एरिया में रहेगा तो उसका मैनेजमेंट करना ईजी हो जाता है, उसको हम लोग ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हैं और केयर कर पाते हैं। फिर मेन फील्ड में जो ऑपरेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कि अभी हमारा जो क्रॉप है वो उसका हार्वेस्टिंग नहीं हुआ है, उससे पहले ही हम अपना जो नर्सरी है उसको हम लोग प्रिपेयर कर लिए, फिर जैसे ही हार्वेस्टिंग होगा तो हम लोग उसको वापस ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो इसका ये एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। फिर जितना हमको ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन चाहिए होता है वो इंश्योर हो जाता है इसमें। जितना भी हमको पौधे चाहिए अपने एरिया में वो ऑप्टिमम मिल जाएगा, ठीक है। फिर मेन फील्ड में ड्यूरेशन जो होगा, मेन फील्ड ड्यूरेशन सोइंग का, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा क्रॉप ले सकते हैं उससे। इसका डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि नर्सरी रेजिंग जो है एक्सपेंसिव हो जाता है और ट्रांसप्लांटिंग जो है दोबारा मतलब फिर से उसको हम लोग दोबारा ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो ये काफ़ी लेबोरियस टास्क हो जाता है और एक्सपेंसिव हो जाता है। ऑब्वियसली अगर लेबर बढ़ेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा। तो ये हो गया ट्रांसप्लांटिंग। तो यहाँ तक हमारा मेथड्स ऑफ सोइंग ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टिलेज एंड टिल्थ के बारे में स्टडी करेंगे।